अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज सुबह की रिपोर्टिंग में असद साहब ने जो की थी उसमें आपने सुना होगा कि ईरान से मुतल्लिक बड़ी डिप्लोमेटिक और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ पेंटागन ने वो सिक्योरिटी थ्रेट लेवल जो है वो इसराइल का रेज कर दिया कि होए इसराइल की बड़ी डीप इन्फिल्ट्रेशन है अमेरिकन सोसाइटी में, इस पर तो बड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी। बड़ी हकीकत ये है कि ये एक कंट्रोल्ड, आप कह लें पब्लिक डेमोलिशन कर रहे हैं एक रियल डीप रूटेड रिलेशनशिप का, इसराइल और अमेरिका की जो डीप स्टेट्स का है, एक ऑडियंस परसेप्शन की खातिर। दोनों जिस तरह, एक मैंने पिछली बार कहा था ना कि डिवोर्स्ड कपल जैसे होता है, कोई सेलिब्रिटी कपल होता है कि फीमेल जो है वो बड़ी मशहूर मॉडल होती है और जो मेल होता है कपल में वो बड़ा कोई मशहूर एक्टर होता है या सिंगर होता है। तलाक होती है तो एक ई मैगज़ीन में जाके, एक संडे मैगज़ीन में जाके, एक कोई किसी टैबलेट में जाके इंटरव्यू देता है और एक दूसरे के बारे में बड़ी सनसनी खेज़ किस्म की वो जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर पूरा ना आवाम का एक वो सिंपैथी को विन करने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी ऑडियंसेस का। हकीकत ये होता है कि वो पीआर बड़ी ही परफेक्टली स्टेज मैनेज्ड होती है, और अगर एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी के लिए इतनी स्टेज मैनेज्ड होती है और उनके ब्रेकअप, मेकअप, शादी ब्याह वो सारे इतने ज़्यादा ऑडियंस परसेप्शन की खातिर बिल्ड किए जा रहे होते हैं कि भाई किस कलर का ड्रेस होगा और क्या होगा, तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर जो सबसे ताकतवर मुल्क है इस वक्त दुनिया में, और बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, जो कि प्रैक्टिकली दुनिया की अपनी ज़ायनिस्ट लॉबी के ज़रिए मीडिया लेंस को और पब्लिक परसेप्शन लेंस को कंट्रोल करता है, मेन स्ट्रीम के अंदर ख़ास तौर पे लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करता है माहवार इस चीज़ के ऊपर। तो ये ऐसे हैपन स्टांस नहीं हो रहा। वो 2-3 बड़ी गंदी गालियाँ भी मैंने पिछली बार भी दरख्वास्त की थी, अगर औरतें बच्चे सुन रहे हैं तो मैं माज़र चाहता हूँ, या उन्हें कमरे से निकाल दिया जाए या ये वीडियो पॉज कर दी जाए कि वो जो इडियट और यू आर अ फूल और तुम जो मैं तुम्हें वो सारी जो बातें हैं ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये बड़ी कंट्रोल्ड पीआर है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप एक किस्म की सैल्वेज करना चाह रहा है अपनी लोकल ऑडियंस जो उसकी वोटिंग बेस है उसके सामने कि मैं इसराइल का ग़ुलाम नहीं हूँ, जबकि वो एक कमी ग़ुलाम है इसराइल का। और नेतन्याहू ये बताना चाह रहा है कि मैं ये वॉर अभी हारा नहीं, क्योंकि नवंबर-अक्टूबर के इलेक्शन है। जो हज था उसके ज़िमन में भी सऊदी अरेबिया का प्रेशर था, तो ये जंगबंदी का मामला चल रहा था, और अब असल नीयत डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर भी किया। हाँ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े वो एक मौजूद शख्सियत के मालिक हैं मुश्तबा खामेनी साहब, और उनसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। ये बात शायद वो भूल गए कि उनके वालिद को ब्रूटली कत्ल किया है, शहीद किया है बुजुर्गी की हालत में अपने घर के अंदर निहत्ते तौर पे एक सियासी लीडर को, एक मजहबी रहनुमा को, और वो कोई इस बात को कोई साल नहीं गुजर गए हुए, 50-60 दिन भी नहीं हुए। तो वो टोनल शिफ्ट जो है ना वो रैपिडली वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस को बताया जा रहा है कि मैं तो किसी भी लीडरशिप से डील कर सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ब्रांड ये हमेशा से रहा है, रॉकेट मैन कहते हुए, मजाक उड़ाते हुए प्रेसिडेंट किम जोंग, उनका जो छोटे जो थर्ड जनरेशन है अब नॉर्थ कोरियन लीडर, इवेंचुअली करते करते उसका मजाक उड़ाते उड़ाते उससे मुलाकात के लिए भी चला गया वहाँ पे वो। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ये स्टाइल है, एक अंदाज़ है ये बताने का कि मैं बड़ा व्हीलर डीलर, बड़ा ख़तरनाक किस्म का बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं सिवाय अमेरिका से। तो ये एक वोटर बेस के लिए तमाशा रचाया जा रहा है। हकीकत ये है कि वो जो सुबह साहब ने आपको बताई थी कि कोई ऑलिव ब्रांच, कोई लेन देन, कोई एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, कोई बॉडीज़, कोई इक्विपमेंट, कोई फ्रोजन एसेट, कोई माल, वो नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर भी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉलिटिकल विन वहाँ भी चाहिए। अभी कुछ माहिरीन जैसे टिटा पारसी, हालांकि मैं बिल्कुल एहतराम नहीं करता टिटा पारसी का, ट्रस्ट करता हूँ, बट वो एक किस्म की तर्जमानी करता है अमेरिकन डीप स्टेट की एक एंगल से, फॉरेन पॉलिसी एक पूरा वेक्टर जो है उसको वो डिफ़ाइन करता है, उसके एक बड़े उसमें से सरगनों में से है। उसने कहा कि ये अब लगता है कि कतर को इस्तेमाल किया जाएगा एज दी वेक्टर जिसके ज़रिए कुछ ईरानियन एसेट्स पेमेंट्स की। आपने पिछले देखा ना कि कतर ने कहा कि साइनिंग बोनस के ऊपर मैं $12 बिलियन अपनी जेब से देता हूँ। तो वो क्या है वो $12 बिलियन? वो किसको रिश्वत, स्पीड मनी दी जा रही है? वो बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिकन्स, ईरानियों को वो स्पीड मनी दी जा रही है कि ये लो पकड़ो इसको और अपना काम चलाओ, क्योंकि जब वो एसेट्स अनफ्रीज करना शुरू करेंगे तो ईरान को हैंड ओवर करने में बहुत बड़ी सियासी डिफीट होती है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट की खातिर वो ये दिखाएंगे कि कतर को कुछ एसेट्स रिलीज हुए हैं, वो कहीं रिपोर्ट भी नहीं होगी, बात रात गई बात गई वाली साहब होगा, और वो जनाब वो खबर वो टल जाएगी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कहेगा मेरे को, मैंने फतह भी हासिल कर ली, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। क्योंकि जो एक्चुअल डेडलॉक है, डिले है, वो तो ये चलना है इलेक्शन के मामले के लिए अक्टूबर-नवंबर के। वल्लाही अब एडवांटेजेस है कि वो एक जंग की हालत में इलेक्शन में दाखिल हों,
यानी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी उनके जहन में हो, या ये हो कि वो शो करें कि हमने अमन हासिल कर लिया, हमने अपने अहदाफ अचीव कर लिए हैं, कुछ सियासी विक्ट्री हासिल करके वो इलेक्शन के बाद तक इसको डिले करें। या वो पहले अमेरिकन जो है वो एक जो मैंने बताया ना हथकंडा जो इनके हाथ में एक है कि वो क्यूबा की जिस तरह वेनेजुएला में एक मसनूई फ़तह हासिल की है उन्होंने, वो एक नुमाया सी दिखा के ना तमाशा करके एक फ़तह ले लें और फिर वो मूव ऑन करें। अगेन वो फ़तह वेनेजुएला की बनस्बत क्यूबा में ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा ये है कि अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन इसराइल के और अमेरिका के सब्सिक्वेंटली एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खदशे का इजहार बार बार किया, उसने कहा मुझे तो कोई डर ही नहीं है, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है इलेक्शन की। यानी कि बहुत गहरी वो जो शैडो नहीं होता, वो जो प्रोजेक्ट करते हैं आप कि जिन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा अपने बारे में डर लगता होता है या बुरी लगती होती हैं, तो उन्हीं को आप बयान करके वो कहते हैं कोई चीज़ ही कोई नहीं है। वो ये कार्ल यूंग वाला जो एक एनालिसिस नहीं होता। ओके, मोहसिन रज़ाई साहब ने भी जो वो CNN पे यही बात किया कि कोई $24 बिलियन आपके लिए तो कुछ है नहीं है, हमें कुछ दें, हमें पता लगे कि आप सीरियस हैं इसके बारे में। लेकिन जो असल खबर है इसके अंदर जो बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगी है वो ये है कि जो कुर्द प्लान था कि इराक़ में कुर्दों को मोबिलाइज़ करवाया जाए, क्योंकि इराक़, सीरिया और टर्की का वो जो एरिया जॉइंट है उसको मोबिलाइजेशन के टाइम पे अमेरिका का प्लान चौपट वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने किया और वो खबर जाके अर्दोगान साहब को दे दी। और अर्दोगान का ज़ाहिर बात है कि कुर्दों से एक मुस्तकिल डेकेड लॉन्ग प्लस मल्टीपल डेकेड्स, बट पिछले एक डेकेड के अंदर तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ पूरी एक जंग चढ़ी है। आप वैसे समझिए जिस तरह बलोच इंसर्जेंसी है पाकिस्तान और ईरान के अंदर, उसी तरह वो इराक़, ईरान और सीरिया के अंदर एक ख़तरा रहती है। उसकी सियासी रिप्रेजेंटेशन भी है सीरिया और ईरान के अंदर, और इराक़ के अंदर बाकायदा उनके पास अपने अपने टाउन्स और शहर भी हैं, और अरबिल को जैसे उनका एक बेस ऑफ ऑपरेशंस माना जाता है। तो वो कुर्द फोर्सेस जो हैं वो उनको मोबिलाइज़ करने में, उनको आर्म करने में, क्योंकि सीरिया जो टर्की को बहुत बड़ा थ्रेट है और तुर्की क्योंकि एक नेटो एलाय है और अमेरिका के लिए एक फंडामेंटल पीस है सबके अंदर, तो वो सारा मामला वो एक तरह से लेके चलना होगा। तो ये मामला ख़राबी की तरफ नहीं जाने दे सकते। इसके अलावा एक तस्वुर बनाया जा रहा था पाकिस्तान में भी, मीडिया के अंदर भी, कि लेबनान तो एक प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का लफ्ज़ जो है वो परसेप्शन को बहुत ख़राब कर देता है कि आप ईरान का और लेबनान का और सब्सिक्वेंटली हिज़्बुल्लाह का रिलेशनशिप जो है उसको समझने में फिर ऑडियंस जो है वो ख़राब कर देती है, इवन पॉलिसी मेकर ख़राब कर देते हैं। हिज़्बुल्लाह एक प्रॉक्सी नहीं है, हिज़्बुल्लाह एक एलाय है, बट एक बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर आप स्टेटस में, ज़ाहिर बात है ईरान से ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ज़्यादा बड़ी इकॉनमी, सारा कुछ है, लेकिन वो एलिजेंस की शक्ल में प्रॉक्सी नहीं है। वो डिक्टेट नहीं करता हिज़्बुल्लाह की पॉलिसी को, ना लेबनान के अंदर जो है वो सोशल उसके ऑर्डरिंग को। वो एक एलिजेंस है जो एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बेस हुई हुई है। ठीक है, उसके अंदर कहीं ज़्यादा बड़े किरदार में ईरान आता है, लेकिन चूंकि हमने प्रॉक्सी की तरह परसीव किया, तो प्रॉक्सी का तो मामला यही होता है कि जब आपका काम उनसे ख़त्म हो जाता है तो टिश्यू पेपर की तरह आप उठा के फेंक देते हैं। तो अमेरिका के अंदर भी एक तस्वर बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब एक लेबनीज़ ब्रिगेडियर जनरल को असैसिनेट किया गया है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में वादा कर दिया कि हम रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेंगे। यानी लेबनान की सिविल अथॉरिटी के अंदर भी ये सेंस आ गई है, या जो फॉर्मल मिलिट्री की जिस पर प्रेशर डाला जा रहा था इसराइल की तरफ से कि तुम हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ एक्शन करो, जिसमें क्रिश्चियंस और सुन्नी और बाकी अकवाम भी हैं लेबनान की, लेकिन वो अब आस्ता आस्ता एक पेज के ऊपर लेबनान आ रहा है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि लिटानी रिवर तक इन्होंने आके हमारे सिर पे बैठ जाना है। और इस पर बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है उन्होंने, अराक़ची साहब ने, कि अगर लेबनान बारगेनिंग चिप होती, जैसे कि एक प्रॉक्सी होती है कि हमने सिर्फ उससे नेगोशिएशन में उसको टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल होना था, तो ये डील कई वक्त पहले हमने हासिल कर लेनी थी अमेरिका के साथ। लेबनान को अपने असल दुश्मन से बचाओ, और ये एक उन्होंने अपील की लेबनान के सदर को इज़राइल से मुतल्लिक। तो ये एक बड़ा वाज़े ऐलान है कि लेबनान, क्योंकि जब ईरान की सारी नेगोशिएशंस का क्या आके मामला बना, न्यूक्लियर पे भी बात हुई, हार्मोस पे भी बात हुई, लेकिन वो अड़ती फंसती कहाँ थी जाके बात के, हाँ पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल अदरवाइज प्रॉस्पेरिटी फॉर नन। अमेरिका यहाँ से दफ़ा हो जाए यहाँ पे इस खित्ते से। अब इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि ईरान का स्ट्रेटेजिक विजन है कि वो गल्फ़ में अपने आप को एज़ दी फोर्थ ग्रेट पावर देखता है। वो देखता है कि मैं यहाँ पे काबज़ा हो जाऊँगा, मैं बहुत ताकतवर बन जाऊँगा, मेरा फैलाव होगा पूरे 1/4 या 1/3 पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र और दुनिया के दीगर अशिया के सप्लाई का, और वगैरह वगैरह। पर्शियन गल्फ़ में मैं अंदाता होऊंगा, ओमान मेरा इलाहा होगा। आपने पिछले ने ये भी देखा कि ओमान के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया तो लोगों ने कहा ये बड़ा जज्बाती है, ये कह जाता होता नहीं, वो बिल्कुल अमेरिकन डीप स्टेट की बात रिपीट कर रहा था कि तुमने ना मतलब चुस्के भी ना मेरे सामने, तो मैं ओमान को उड़ा
दूंगा, आई विल बॉम्ब इट। हालांकि वो एलाई है और वो शुरू से ये इब्राहिम अकॉर्ड इन मामलात के अंदर उनके साथ ही रहा है जनरली। तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल है जिसको आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बाहर बड़ी शदीद तूफ़ान भी आया हुआ है, यालाबारी भी हो रही है, तो वो ऐसे एक बाहर बड़ा ना ऐसे एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ है। तो ख्याल आया जॉर्ज ऑरवेल और उसके नावल 1984 या 1984 का। जाहिर बात है आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर। लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और माश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। तो ये एक ग्लोबल पिक्चर बन गई जहाँ ईरान बाद अज़ अफ़गानिस्तान वो भी उन्होंने गुरिल्ला स्टाइल लड़ाई लड़ी, बाद अज़ इराक वो भी एक गुरिल्ला स्टाइल लड़ाई लड़ी। एक कन्वेंशनल ग्राउंड टू ग्राउंड, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल बैटल जो है, एक जो कन्वेंशनल मॉडर्न मिलिट्रीज लड़ती होती हैं, पहली बार मुसलमान मुल्क वो ईरान बराह रास्त आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के वो ये लड़ रहे हैं। और ये हमारी फ़ख्र की बात है। ईरान की बड़ी लंबी तारीख़ है, इसमें मिसगिविंग्स भी हैं, नाराज़गियाँ भी हैं, 100 इख्तलाफ हैं, मजहबी बहसें हैं, सियासी तारीख़ी बहसें हैं, लेकिन फिल फॉर बात की जाए कि शैतान बुज़ुर्ग, जिस तरह के आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने इसको नाम दिया था, बड़ा सरगना शैतान, खुला शैतान, और चुचुक शैतान, छोटा शैतान इसराइल, उन दोनों को सीध मिला के यानी किबला बिल्कुल दुरुस्त करके दोनों की पिटाई करना और उनके अहलकार यहाँ पे आलाकार जो टटपूंजी है, उनके मुट्ठी चाप है, कुवैत, बहरीन और यूएई, उनकी पिटाई करना, ये ईरान ने काम किया पहली बार मुस्लिम तारीख़ में, जदीद तारीख़ में। ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जो एक टेरर की पूरी एक रेन थी अमेरिका की इस पूरे ख़त्ते में, ईरान का भी उसमें किरदार था। पाकिस्तान ने भी बद किरदार अदा किया। हम सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए किसी एक भाई के ख़िलाफ़, किसी एक भाई के ख़िलाफ़, लेकिन उससे लेसन लर्न करना या उसमें से कुछ एडवांटेज निकालने वाली बात है तो ईरान ने वो एडवांटेज निकाल के दिखाया है। ठीक है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, ये है, वो है, स्ट्रेटिजिक अलायंसेस हैं उसकी, ब्ला ब्ला ब्ला, बट हकीकत ये है कि इन द हेयर एंड नाउ ईरान बराह रास्त लड़ रहा है उस शैतान बुज़ुर्ग के साथ। इस पूरे बैकड्रॉप के अंदर मेरा पर्सनल और अब ऑलमोस्ट कन्विक्टेड टेररिस्ट हाफिज़ साद बिन रियाज, हमारे अजीज़ दोस्त और कॉलीग, उनका पर्सनल फेवरेट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कौंसलर या एम्बसीज़ की पार्टीज़ जो होती हैं, वो हमारा फेवरेट टॉपिक है। हस्बे मामूल इस चैनल के ऊपर बात की जाती होती है हर साल या हर कोई 6 महीने बाद किसी ऐसी दावत की जो कोई यूरोपियन किसी एम्बसी में दी गई हो और किसी किंग या क्वीन या किसी बड़े त्यौहार को मनाया जा रहा हो। लेकिन आज मैं और हमेशा उसमें जो किरदार भी होते हैं तो वो ये सहाफ़ी और लॉबियस्ट और ऐसे जो ये पावर के घूमने वाले ऐसे चापलूस किस्म के लोग होते हैं। आज लेकिन मैं फ़ख्र से रिपोर्ट करता हूँ कि एक ही सफ़ में खड़े हो के महमूद याज़, चाहे हाजिर गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, हर बड़ा नुमाया किरदार जो है वो अमेरिका की 250 साल की जो गैला सेलिब्रेशन की जा रही है वो उसके अंदर शामिल हुआ। इस्लामाबाद की वो एम्बेसी के अंदर जो कि इराक जो कि एक्टिव वॉर जोन है उसके बाहर इट इज़ द बिगेस्ट अमेरिकन एम्बेसी, और उसकी फिर क्या ही उसकी वो तो उससे ठंडी हवा जो आती है उसकी मैं क्या ही आपको, मैं तो खुद कभी गया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मेरा नसीब नहीं, वो ज़ाहिर बात है मैं इतना नहीं कभी बड़ा आदमी बना, लेकिन वो उससे जो ठंडी हवाएं खुशबूदार आती है तो वही मैंने बयान कर सकता कि वो कैसी होती होंगी। तो उसके अंदर आजकल हमारी एक वो आई हुई है बहुत ही करिज्मेटिक और वो बड़ी पाकिस्तानी किस्म की लगती हैं, गालिबन वो किसी अरब क्रिश्चियन डिसेंट की हैं, नेटली बेकर साहिबा, और लगता भी है कि बड़ी वो एक कॉन्फिडेंट किस्म की बड़ी एक आप कह लें एम्बिशियस एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक ऑफिसर हैं, फॉरेन ऑफिस की वो एक मेंबर हैं, और उन्होंने मौके पे गनीमत जानते हुए चांस पे डांस वाली बात होती है कि लोहा गर्म है भी पाकिस्तान में, अमेरिका बड़े ज़ोर से बड़े सालों बाद बड़े ज़ोर से आया हुआ है पाकिस्तान की लीड को
और आला हुक्मरानों को, तो उनको ज़रा इस बड़ी दावत में तकरीब में शामिल किया जाए। ज़ाहिर बात है अमेरिका इतनी पाक और मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, उसके 250 साल मतलब मुकम्मल हो रहे हैं। अच्छा है 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे, लेकिन ये पूरा 1.5-2 महीना बल्कि पूरा क्वार्टर ही, अगर मैं था प्राइम मिनिस्टर तो मैं कहता पूरा अगला 1 साल इस जश्न में गुजरना चाहिए कि अमेरिका बहादुर हमारे मुअज़्ज़ज़ फातह। वो मेरे नाना एक लतीफ़ा किया करते थे कि जब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे और करवट करवट उन्हें जन्नत बख्शे, कि जब पाकिस्तान बना ना तो ब्रिटिश एम्पायर ने ना ऐसे ऐसे करके कहा कि ये ऐसे करके ला के ना अमेरिका का दिस बेबी इज़ योर्स नाउ। तो वो जो बेबी अमेरिका ने इनहेरिट किया है उसके अब रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। मुझे तो मैं लगा था वॉर एंड टेरर के बाद हम 10-12 साल आज़ाद हो गए, हम नहीं अमेरिकन छावनी या कोई, लेकिन वो नज़र आ रहा है। ऑपोजिशन के अजीम लीडर फवाद चौधरी साहब ने बड़े शेर इनके पर सवाल डाला कि ये कौन से चूरन या कौन सी इमली बेचते हैं कि ये हुकूमत में हों, जेल में जा रहे हो, अदालत के बाहर दौड़ लगा रहे हो, अपोजिशन में हों, पीटीआई में हों ना हों, कि इनको हर कौंसलर सर्विस, हर बड़ी दावत, हर बड़े ऐसे फंक्शन में बुलाया जाता है। ये कभी किसी और दिन बैठ के बात करेंगे कि क्या इनके पास ऐसी चीज़ है। तो ये बड़े शानदार आप मनाज़र देख सकते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे हर दिल अजीज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और गिलानी साहब के तो क्या ही कहने हैं, जो पाकिस्तान में इतना शानदार ब्रेन गेन हो रहा है उसके एक बड़े वेक्टर खुद हैं ये। उनका अल मशहूर CNN इंटरव्यू अगर यहाँ पे कुछ उसकी झलकी चला दी जाए तो क्या ही बात होगी अब्दुर्रहमान साहब। A Gallup poll released within the last year, less than 1/3 of Pakistanis have confidence in national government, in local police, or the honesty of elections. 81% see their government as rife with corruption, and only 20%, 1 in 5, approve of their national leaders, you being one of those. This is a damning indictment, Prime Minister, of what is, let's be frank, a dysfunctional society. Either you say democracy or you should say dictatorship. And if you want to go for a democracy, then you have to respect the will of the people. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping that? वो जहाँ वो CNN की एंकर उनसे पूछती है कि अनप्रेसिडेंटेड, और ये बात था ना 2000 समथिंग की, 7-8 की, अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हैव एग्जिटेड द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो एक 25 करोड़ का वाली वारिस है, माई बाप है ना, वो कहता है कि हु इज स्टॉपिंग देम, और एक फीका सा मुंह बना लेते हैं जब वो रियलाइज करते हैं कि आई हैव ड्रॉप्ड अ ब्रिक, मैंने बहुत बड़ी बूबू कर दिया, आई हैव मेड अ बिग ब्लंडर। तो वो एंकर हकी बकी मुझे देख रही है कि तू प्राइम मिनिस्टर है इन लोगों का, तू रहनुमा है इनका। तो ये वो हमारे प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब, अल्लाह ने खुश रखे, ये भी बड़े शानदार वो काले कोट में और बेहतरीन, और वो नेटली बेकर साहब के सामने। फिर एक अगला विजुअल है जो देख के मेरा बिल्कुल ही समझे आपके लिए शुगर ही लो हो गई थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, AKA फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, AKA डारनॉमिक्स के बानी, एक स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है जिसको ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई जानना चाहता है, और उसमें जीना तो कोई भी नहीं चाहता, ना मैं ना आप ना शायद डार साहब खुद, और साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और सब फॉर सम रीज़न हाथ बांध के खड़े हैं। वल्लाही अब अमेरिका का कौमी तराना बज रहा था या क्या हो रहा था। और अच्छा आप देखें वैसे कैसा प्रिंसिपल डिपार्चर है कि औरंगज़ेब साहब एक कोने में और डार साहब एक कोने में, यानी वो अपना गल्फ कि भाई मेरी इकनॉमिक्स और तेरी इकनॉमिक्स। और बहरहाल ज़्यादा मैं बात नहीं करता, मुझे भी अपनी ज़िंदगी अजीज़ और अपना मतलब इज़्ज़त से रहना। और फिर पाकिस्तान की आला तालीम की जब बात हो तो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स के लिए शानदार इंटरनेशनल स्कूल्स तैयार किए जाते हैं, तो उन्हें कैसे भूला जा सकता है। तो हम सब की हर दिल अजीज़ पीपल्स पार्टी की फेवरेट कोटा मिनिस्टर, फ़ीमेल सीट पे बैठने वाली हमारी ये बहन ग्रेप, इनका नाम आंटी ग्रेप है। या ही इज़ अ पायलट ग्रेप। वो आंटी का नाम क्या है यार, वो जो सऊदी इंटरनेशनल स्कूल में थी वहाँ पे, सहर आंटी जो है, बहुत अच्छी, हमारी अच्छी बात है, हमारी लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है। मुशर्रफ साहब की कई देन में से जो उन्होंने दी हैं हमें चीज़ें, फवाद चौधरी साहब भी माशाल्लाह, इसमें काफ़ी लोग जो देन है उनकी, वो नहीं कि मुशर्रफ साहब की देन है, तो उनका भी यहाँ होना। और फिर वज़ीर कानून जिनकी वजारत के दौरान ईमान मज़ारी, हादी अली चिट्ठा साहब,
वो जेल के अंदर बैठे हैं, उनकी डेट नहीं लग रही, और वो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या अमेरिकन एम्बेसी वालों को नहीं पता कि नॉर्वे एम्बेसी वाले उनके दोस्त हैं? यार एम्बेसियों के दरमियान कोई रवाबित कायम करवाए, कोई गो बिटवीन आदमी होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को नॉमिनेट ना करें तो ये और उनकी वजारत कानून कितनी शानदार कि मेरे साथ इधर सोफे पे एक लेटा हुआ आदमी जो एक बरेलवी मस्जिद के अंदर पैम्फलेट्स बांटता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। आज के दौर में, पीडीएफ के दौर में, वो पैम्फलेट्स बांट रहा था विद हिज अलकायदा आईडी कार्ड। ये बस ये वो बस है। लेकिन इसका जो सब टेक्स्ट है ना वो ये है कि 250 साल के अंदर अमेरिका की लंबी तारीख है। शुरू से उस्मानी सल्तनत से भी लड़ा करते थे। ये बारबरी जो हमारा ट्रेड था नॉर्थ अफ्रीका के इर्द गिर्द, और इनके बड़े फिर मुआहदे भी हुआ थे बराह रास्त के, भी हम यूरोप से हट के हैं, अलग हैं, हमारे से डायरेक्टली डील करो। शुरू से ही हमारी इनकी लग रही है। हमें पढ़ाया नहीं जाता था तारीख में, ये क्यों पढ़ाया जाए? हमने जब गुलामी करनी उनकी तो हम ये कि जिस गांव जाना नहीं, उनकी दुश्मनी इख्तियार करनी नहीं, तो ये जान क्या करना, उसका रास्ता काहे को जानना जिस गांव जाना नहीं। तो सिर्फ 9/11 के बाद बराह रास्त अमेरिका ने 4 से 8 मिलियन मुसलमान कत्ल किए बराह रास्त, सिर्फ बराह रास्त। और मुझे दुख ये हुआ कि यहाँ पे इस इतनी बड़ी दावत में पाकिस्तान की अक्सरियत माशरत, क्योंकि मजहबी माशरत है, हमारी मजहबी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुई। मेरा दिल टूटा कि इस पार्टी में डैलस टेक्सास से हमारे गांधी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या वो भी इस 250 साल इस मुअज़्ज़ज़ फातह के सेलिब्रेशन पे कोई दुआई करवा देते, कोई फातिहा ही पढ़वा देते उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कि चलो ये बदबख्त कौम तो तबाह हुई और अब एक आला कौम उसमें से पैदा हुई जिसने उनको पनाह भी दिया और इतना शानदार वहाँ पे सेटअप भी दिया। कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पे, कुछ मजहबी, कोई फातिहा ही पढ़ा देते, कोई कुरान ही पढ़ा देते, कोई एंड में 2 बोल ही बोल देते कुछ अच्छे से। तो बहरहाल ये हमारी वो है लीडरशिप। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ईरान फ्रॉड है, वो डुप्लिसिटस है, वो हमारी कमर में छुरा घोंप देंगे। अफ़गान जो हैं वो सैवजेस हैं, वो तो ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स हैं, उन्हें तो सियासत नहीं आती और वो औरतों को स्कूल नहीं जाने देते। और हिंदुस्तान के मुसलमानों का हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं, क्योंकि सिंधु पार जो है वो एक मैजिक बॉर्डर है, जो जब उधर से गुजर जाते हो तो आप इंडियन बन जाते हो। और बांग्लादेश जो है वो छोटे कद के काले काले मुसलमान हैं और वो हिंदुओं की मिसाल हैं, और बाकी सब बहुत बुरे हैं इस दुनिया के अंदर। सिर्फ अच्छा जो है वो यूएई है, इसराइल है और अमेरिका है, और उनमें से हमें तिजारत और कारोबार करनी चाहिए और हमें फार्मिंग टेक्निक सीखने चाहिए। क्या कह सकते हैं यार, वॉर एंड टेरर के बाद भी जो सबक ना सीखा वो कौम नहीं सुधर सकती। ये बहुत खौफनाक अलामत है। दुआ करें अपनी कौम के लिए, दुआ करें कि अल्लाह या हमारे हुक्मरानों को सुधार दे या हमारी जान छुड़ाए इनसे। हमारी आला क़यादत को एहसास हो जाए कि इस तरह कौमें नहीं चलती होती। अभी इनके हाथों पे खून है अहले फ़लस्तीन का, अहले इराक़ को छोड़ो, अहले अफ़गानिस्तान को छोड़ो, वज़ीरिस्तान फाटा का आदमी छोड़ो, वो पंजाबी, वो सिंधी, वो उर्दू बोलने वाले जो उठा के गुआंतानामो में जिनकी हड्डियाँ तोड़ा करते थे उनको भी छोड़ दो। अभी एज़ ऑफ नाउ पिछले 3 सालों में अहले गाज़ा का खून मला हुआ है इन्होंने हाथों पे, चेहरे नहीं धोए अपने अब तक। तो ये इनके साथ जाके केक काटना और वो ऐसे वाला डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहरहाल दुआ कीजिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखे हुए ईमान वालों को भी, मुल्क को भी, और हमेशा देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।